मेहनत करोगे साल भर तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने 93% हासिल किया था 10th CBSE बोर्ड एग्जाम्स में और मेरा स्कूल रैंक 3rd आया। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एट द एंड मैं यही रियलाइज़ करती थी कि सबकी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। हमारा केक कटिंग हुआ और फिर फुल ऑन हमारा बहुत अच्छा एंजॉयमेंट रहा और सबने बहुत बधाइयाँ भी दी। नमस्कार, मैं बलराम विश्वकर्मा, कैरियर काउंसलर, आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक अपनी विशेष सीरीज के साथ। आज हमारे साथ हैं साई स्वस्तिका, जिन्होंने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 93% लेकर के एक बड़ी सफलता हासिल की और साथ ही साथ ये सेंट जेवियर कोरबा की छात्रा हैं। और आइए इन्हीं से सुनते हैं कि इन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की। नमस्कार, मेरा नाम साई स्वस्तिका रथ है। मैं कक्षा 11वीं में हूँ, स्ट्रीम कॉमर्स, और मैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल कोरबा में पढ़ती हूँ। मैंने 93% हासिल किया था 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में और मेरा स्कूल रैंक 3rd आया था। जब मुझे पता चला उस वक्त मैं कंपटीशन में थी, इसीलिए मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थी क्योंकि कंपटीशन हो रहा था। और उस टाइम पर जैसे हमें पता चला कि 10th और 12th के रिज़ल्ट्स निकले हैं तो हमारा ऑल ओवर फैमिली सब लोग बहुत पैनिक हो गए थे। बट फिर हम सबको पता था कि बहुत मेहनत लगी है, तो इसीलिए फिर जैसे हम लोगों ने उसका पासवर्ड वगैरह डाल के हमने रिजल्ट्स देखे तो हम सभी बहुत खुश हुए और फिर सब जगह फैमिली मिठाइयाँ वालों की बंटी। क्या प्रतिक्रिया थी, परिवार की मम्मी पापा? हमारे फैमिली, बिकॉज उस वक्त हम लोग फैमिली ट्रिप पे थे तो हमारे यहाँ केक कटिंग हुआ और फिर फुल ऑन हमारा बहुत अच्छा एंजॉयमेंट रहा क्या बात। और सबने बहुत बधाइयाँ भी दी। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करती थी? स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कैसे, कितना घंटा करती थी, बताएं। ऑल ओवर मेरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती थी स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों पर। तो स्कूल में मैं 6 आवर्स तो हमको पढ़ना पड़ता था, जिसमें मैं बहुत मन लगा के पढ़ा करती थी। जो भी टीचर्स बोलते थे उनके लेक्चर्स अच्छे से सुनती थी और फिर घर जाने के बाद मैं कोचिंग लिया करती थी 2-3 घंटे की। और फिर सेल्फ स्टडी में भी जितना टाइम रहता था, होमवर्क और सेल्फ स्टडी दोनों साथ में करती तो थी। घर में ही कोचिंग लेती थी कि कहीं कोचिंग सेंटर नहीं जाती थी आप? मैं ऑनलाइन कोचिंग भी लेती थी और साथ ही साथ में ऑफलाइन कोचिंग भी लेती थी। पढ़ने के लिए आपने कोई टाइम टेबल बनाया था क्या? जी सर, पढ़ने के लिए मेरा टाइम टेबल था कि मैं उसको टोटल 3 स्लॉट्स में डिवाइड करती थी। पहला जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे से उन चीज़ों को अटेंड करना बिकॉज़ हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं। और फिर सेकंड जो हम कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी सेम चीज़ को हम रिवाइज़ करें और उसमें नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखें साथ-साथ में। और फिर लास्ट में सेल्फ स्टडी मैं किया करती थी रात को जितना भी मुझे टाइम रहता था। तो ऑल ओवर मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल? जी, मेरा पढ़ने के लिए टाइम टेबल ये था कि 6 आवर्स मैं स्कूल में पढ़ती थी और 2 to 3 आवर्स कोचिंग और उसके बाद 2 आवर्स के अराउंड सेल्फ स्टडी एंड रिविजन। मैथ्स, साइंस, अकाउंट्स, एक्स्ट्रा, इनको आप, इनकी तैयारी कैसे करती थी? या आपको ये विषय कठिन लगते थे कि नहीं लगते थे? जी हाँ, मुझे भी ये विषय कभी-कभी कठिन लगते थे बिकॉज़ हर वक़्त हमसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। और आई थिंक ऑल ओवर बहुत सारे बच्चों के साथ यही इश्यूज़ आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू लर्न द फॉर्मेट। आपको जो तरीका है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो अगर रहेगा तो डेफ़िनेटली जो भी कठिनाइयाँ हैं, आप आराम से उसको पार कर सकते हैं। आज का ज़माना स्कूल के साथ साथ कोचिंग का भी है। कोचिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, अगला प्रश्न है कि आप स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कैसे तालमेल बनाते थे? इसका बैलेंस कैसे बनाते थे? सर, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही इशू आता है और उनको लगता है कि बहुत प्रेशर उन पे पड़ रहा है बिकॉज़ उनको तीनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करके चलना है। तो स्कूल में तो डेफ़िनेटली हम स्कूल में जो हमारे टीचर्स जो हमको गाइडेंस दे रहे हैं, उनसे जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर कुछ भी पीवाईक्यूज़ वगैरह वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं तो वी नीड टू डू दैट वेरी केयरफुली। वो अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा फाउंडेशन वहीं पर क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग उसी के साथ-साथ कोचिंग जब हम करेंगे तो कोचिंग में सेम चीज़ जब रिपीट होगा, हम सेल्फ स्टडी के टाइम पे रिविज़न करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो अपने आप वो बैलेंस आउट हो जाता है। ऑल ओवर जैसे हम एक रूटीन बना के चलते हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। हमारी जो रेगुलर्स बुक्स हैं एनसीईआरटी की, इनके साथ साथ आपने कुछ और पब्लिशर्स की आपने पुस्तकें उपयोग की क्या? जी सर, मैंने आर.डी. शर्मा यूज़ किया था मैथ्स के लिए, साइंस, इंग्लिश इन सब के लिए मैंने अरिहंत के ऑल इन वन के रिफ्रेशर्स यूज़ किए थे
और मैंने सैम्पल पेपर्स एंड PYQs एडुकार्ट से यूज़ किए थे। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा मन टूटने जैसा लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई कठिन लग रहा है? जी सर, बहुत टाइम पर जब किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम हो जाते थे प्री बोर्ड वगैरह में, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि और सेल्फ डाउट होता था, मेरा मोटिवेशन थोड़ा-सा कम हो जाता था। बट फिर एट द एंड मैं यही रियलाइज़ करती थी कि सबकी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे एंड एट द एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट। कभी डर लगा कि आपके नंबर कम आ सकते हैं या कम आएँगे? जी सर, ये डर हर बच्चे को लगता है कि कहीं न कहीं हमारे नंबर कम हो सकते हैं। बट जैसे कि कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। तो मैंने भी वही माइंडसेट रखा था और इसीलिए आज मुझे भी 93% मिले हैं। जब पढ़ने का मन नहीं करता था घर में, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि मैं नहीं पढ़ना है, मूड नहीं है। एक बहुत ही आसान सा एक तकिया कलाम होगा बच्चों का, मम्मी अभी मूड नहीं है मेरा। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ? अगर हुआ तो अगर मूड नहीं तो मूड को कैसे बनाते थे? पढ़ने के प्रति कैसे मोटिवेट करते थे अपने आप को? जी सर, आई फ़ील लाइक कि ये वाला जो इश्यू है वो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स हम बच्चे हैं, हमको खेल-कूद में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बट सर हमको यही समझ के चलना है कि बोर्ड्स का टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा और वो सेम टाइम पे अगर हम लोग उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम फ़ोकस नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं सभी उदास हो जाएँगे कि हमारे अच्छे नंबर नहीं आ सकते। बट अगर हम हर चीज़ को बैलेंस आउट करके चले, अगर हमको पढ़ने का मन नहीं करता, तो वी कैन ट्राई टू मेडिटेट, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से हमको सुकून मिले, हम वो कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस, को-करिकुलर एक्टिविटीज़, कि हमारा मन भी शांत हो जाए और फिर हम आराम से पढ़ाई भी कर पाएँ। सफलता के पीछे आपकी सबसे बड़ी सोच क्या थी? सफलता के पीछे मेरी सबसे बड़ी सोच, मेरा माइंडसेट यही था कि मैं मेरे पेरेंट्स और फैमिली, टीचर्स सबके मुँह पर वो 2 मिनट के लिए भी वो मुस्कान भी क्यों ना आ जाए, तो उसी से मैं बहुत खुश होंगी। तो उन्हीं के लिए दे वर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स। क्या कभी मोबाइल या सोशल मीडिया का उपयोग किया? जी सर, मैं किया करती थी मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी और साथ ही साथ में वन शॉट लेक्चर्स और क्वेश्चंस के लिए भी बोर्ड्स के। जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करती थी और मोबाइल चलाती थी एंटरटेनमेंट के लिए भी और गतिविधि के लिए, तो फिर पढ़ाई के दौरान मोबाइल को अपने आप से दूर कैसे किया? कैसे करती थी? सर, ऐसे टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहता है। पहला तो आपका माइंडसेट, आपका मोटिवेशन और साथ ही साथ में आपका सेल्फ कंट्रोल कि नहीं, मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है। बिकॉज़ फ़ोन यूज़ करने के लिए हमारे पास बाद में भी टाइम आएगा। लेकिन बोर्ड्स का जो टाइम है वो फिर से दोबारा हमको वो समय नहीं मिलेगा और कि बाद में हमारे लिए बर्डन ना बने, तो हम पहले से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके चलें। आजकल दोस्तों का भी काफ़ी प्रेशर होता है और मोबाइल में तो बच्चे तो ठीक, बड़े-बड़े भी रील्स में जब उलझते हैं, तो उनके कब घंटों निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में जो रील्स हैं, दोस्त हैं और हमारे जो गेम्स हैं, उनमें आप बैलेंस कैसे बनाती थी या कंट्रोल कैसे करती थी? डेफ़िनेटली सर, ये जो इश्यू है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है क्योंकि अभी के डेट में सोशल मीडिया का बहुत ही रोल है हमारे लाइफ में। तो फॉर दिस हमको यही माइंडसेट बना के चलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इतना टाइम टू टाइम हमको पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बना के चलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ दोज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मल्टीपल तरीक़ों से सपोर्ट किया है। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता था, तो डेफ़िनेटली लाइक अ टीचर इटसेल्फ वो लोग मुझे बताते थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। टाइम टू टाइम मेरा पूरा का पूरा ऑल ओवर टाइम टेबल वही सेट करते थे और अगर बाय चांस अगर मैं डीमोटिवेट हो जा रही हूँ कि अरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पर वो लोग मुझे मोटिवेट किया करते थे कि चलो अभी नहीं आ रहा है, बट बोर्ड्स के टाइम पे जब आप मेहनत करोगे साल भर, तो डेफ़िनेटली आपके अच्छे नंबर आएँगे। सफलता में बहुत लोग का योगदान होता है, लेकिन गुरु का एक विशेष स्थान है। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी सफलता में आपके ऐसे कोई टीचर जिन्होंने आपको विशेष रूप से मोटिवेट किया हो, सहयोग किया हो, ऐसे का नाम लेना चाहेंगे? सर, मेरे सारे ही टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मुझे उनके सपोर्ट, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, डेफ़िनेटली वो लोग हमेशा मुझे हेल्प करते थे और मुझे PYQs, क्वेश्चन बैंक्स वो सब भी प्रोवाइड करते थे। फिर भी कोई हमारे कोई फ़ेवरेट टीचर होते हैं ना, एक आध कोई रहते ही रहते हैं, जिनके हम काफ़ी नज़दीक अपने आप को मानते हैं। ऐसे किसी का नाम लेना चाहेंगे?
जी सर, मेरे ऑल ओवर हर सब्जेक्ट में एक-एक फ़ेवरेट टीचर्स हैं। चलिए ठीक है। ओके। पढ़ाई में आपने जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, जिससे हम जो परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं, हमको लगता है कि इससे भी हम आगे जा सकते थे। तो ऐसी कोई गलती आपको याद है कि जिसको सुधारने का अवसर आपको मिले, तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको सुधार सकें और उस सुधारने से दूसरे बच्चों के भी सुधर जाएँ? ऐसा कुछ बताइए? जी सर, आई थिंक मैंने एक ही छोटी-सी गलती की थी, जो कि था कि कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पढ़ाई चालू नहीं की थी। मुझे पहले ये फ़ील होता था कि चलो ठीक है, बोर्ड्स ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही एग्ज़ाम्स के टाइम आए, समर वेकेशंस के बाद, मैंने ये रियलाइज़ किया कि कंसिस्टेंसी से अगर नहीं पढ़ूँगी, चाहे आखिरी वक़्त पे भी जितनी भी मेहनत करके आप पढ़ लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो आपको स्टार्टिंग से ही ऑल ओवर पूरे साल आपको मेहनत करनी है। आप 93 लेके आई हैं, बहुत अच्छा परिणाम है। लेकिन आपको कभी ऐसा मलाल होता है कि मैं मेरिट नहीं आ पाई या मैं थोड़ा और मेहनत करती तो मेरा 98 भी हो सकता था, 99 भी हो सकता था, 100% भी हो सकता था या मैं टॉपर ऑल इंडिया टॉपर बन सकती थी? जी सर, ये फ़ीलिंग मुझे कभी ना कभी आता रहता है और कभी-कभी थोड़े बहुत रिग्रेट्स भी रहते हैं हाँ, कि कहीं इसके आगे भी आने के चांसेस थे। हाँ। और वही आई थिंक कहीं न कहीं मेरी कंसिस्टेंसी उन सब में थोड़ी बहुत कमी रह गई, शायद इसीलिए 93 रहा। चलो, टॉपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सर, टॉपर बनने के लिए मल्टीपल चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मैं हुँ, ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ आपके पास टैलेंट या फिर स्मार्ट वर्क इज़ इनफ। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ टॉपर, आपको वो हार्ड वर्क इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी जो सबकी होनी चाहिए। दूसरा इज़ परसीवरेंस, सेल्फ मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस। बिकॉज़ बीच-बीच में आपको सेल्फ डाउट्स होते रहेंगे, बट यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि येस, एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑल वर्थ इट एंड यू नीड टू मेक एवरीबॉडी प्राउड अराउंड यू। सो येस, मेरा वही माइंडसेट था और यही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती। अधिक मेहनत करने के बाद भी उनका परीक्षा परिणाम एवरेज आता है। तो ऐसे बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जब हार्ड वर्क करते हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, बिकॉज़ उससे आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने वो मेहनत की है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी गुड। अभी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बोर्ड क्लास के एग्ज़ाम में जा रहे जी हैं, सर। उनके लिए उनको तैयारी कैसे करनी है? जिन लोग का भी अभी एग्ज़ाम्स हैं, टू ऑल माय जूनियर्स, आप लोग को अपनी तैयारी में पूरी की पूरी मेहनत देनी है, बिकॉज़ अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और उसी के साथ-साथ आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करें कि आपका ईज़िली टाइम मैनेज हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, सफलता का कोई एक मंत्र बताइए? वैसे तो सर सफलता का कोई वैसा मंत्र नहीं होता है, बिकॉज़ मेहनत ही सब कुछ है। ओके। सफलता में वो 3 टॉप प्रायोरिटीज़ जो आपको देनी चाहिए, पहला इज़ परसीवरेंस, बिकॉज़ आप डिमोटिवेट होंगे जब ये जर्नी के थ्रू आप जा रहे होंगे, तो परसीवरेंस आपके अंदर होना चाहिए, दैट मोटिवेशन। दूसरा इज़ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, आपको साथ ही साथ में अच्छे-अच्छे तरीके की कैसे आप कोई चीज़ को ईज़िली समझ पाएँ। आप वन शॉट लेक्चर्स देखिए, आप क्वेश्चंस कीजिए, वो करें। और साथ ही साथ में नेक्स्ट इज़ कि आपका सराउंडिंग, आपके मोटिवेटर्स। और यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी वर्थ इट, बिकॉज़ सबके आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके पेरेंट्स, टीचर्स, यू हैव टू मेक एवरीबॉडी प्राउड। तो ये टॉप 3 चीज़ें अगर आप माइंडसेट में लेके चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। तो मैंने साईं स्वस्तिका से बहुत प्रश्न किए और साईं स्वस्तिका ने बहुत अच्छे जवाब दिए और लग ही नहीं रहा कि इनका ये पहला इंटरव्यू है। बहुत अच्छे से दिए। ये जो मल्टी टैलेंटेड छात्रा है, ये सचमुच इसमें इनके परिवार का बहुत योगदान इनके व्यक्तित्व में। साथ ही जो विद्यालय है संजीवनी विद्यालय, यहाँ के टीचर्स का भी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और सभी का बड़ा सपोर्ट है, तभी जाके इतने अच्छे टैलेंटेड सामने दिख रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और आपको साईं स्वस्तिका के बताए टिप्स परीक्षा में अवश्य काम आएंगे और आपका रिजल्ट बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से सीरीज चलाई जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।